Hey everyone, how are you? I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, जितने भी फेस्टिवल्स अभी आ रहे हैं आप उन्हें सेलिब्रेट कर रहे होंगे और फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। एंड आई होप कि आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित हैं और इस भयंकर महामारी कोरोना से सुरक्षित होंगे, आप और आपका परिवार। मैं अमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर। देखिए, हम काफ़ी समय से इन क्लासेस पर पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीचेस जो हैं उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो क्लास है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। देखो, रीट में जब हम जाते हैं तो लैंग्वेज इंग्लिश जो है वो आपको दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अल्टीमेटली दे विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑफ 30 मार्क्स, मगर वो 30 मार्क्स दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है। जो फर्स्ट 15 मार्क्स होते हैं वो हैं आपके वोकैबुलरी ग्रामर से रिलेवेंट, और जो सेकंड 15 मार्क्स हैं वो रिलेवेंट है किससे? शिक्षण विधियां, जिन्हें आप इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग मेथड्स। और टीचिंग मेथड्स एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग ऑलरेडी अपने बीएड में बीएसटीसी के अंदर ऑलरेडी उन्हें पढ़ा हुआ होता है। यहाँ पर आने पर हमें शिक्षण विधियाँ जो है वो कठिन महसूस होने लगती हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा है। आप उन्हें कितना ही पढ़ें, कितना ही नोट्स को तैयार करें, कितना ही रट लें, मगर आपको वो शिक्षण विधियों के प्रश्न हल करने में मदद नहीं करता। तो सही तरीका क्या है? कैसे शिक्षण विधियों को याद किया जाए कि एक ही बार में याद हो जाए और दोबारा हमें उन्हें देखने की जरूरत भी ना पड़े? इन सब पर आज हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि बनाई क्यों? शिक्षण विधियों की जरूरत क्या पड़ी हमें, या शिक्षण विधियां किसने बनाई होगी? तो शिक्षण विधियां कोई आज एक दिन में तैयार नहीं हुई, ये काफ़ी समय से की जाने वाली लोगों की मेहनत है। और जो भी टीचिंग मेथड को आप इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले एक बना, उसकी कोई कमी रही, उसने दूसरे मेथड को जन्म दे दिया, फिर उसमें भी कोई कमी रही तो उसने तीसरे मेथड को जन्म दे दिया। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो काफ़ी पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है। शिक्षण विधियां कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, क्योंकि वो हमारी भाषा सीखने के कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को फॉलो करती हुई शिक्षण विधियां होती। अगर आप सिद्धांत समझेंगे तो शिक्षण विधियों को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। लैंग्वेज 1 में थोड़ा सा शिक्षण विधियों का कोर्स ज़्यादा दिया हुआ है, लैंग्वेज 2 में थोड़ा सा कम दिया हुआ है। लेकिन लैंग्वेज 2 रेमेडियल टीचिंग पर फोकस करती है और ये बेसिक शिक्षण विधियों पर फोकस करती है। बेसिक शिक्षण विधियां अगर आप लैंग्वेज 1 में एसोसिएट करते हैं तो जिन जिन तरीकों से आपने अंग्रेजी पढ़ी है स्कूल में, वही तरीके लैंग्वेज 1 में पूछे जा रहे हैं। और इन तरीकों में जो कमियां रही हैं उनके उपचार क्या रहे हैं, जो आप पर कभी अपनाए नहीं गए, वो उपचार पूछे जाते हैं लैंग्वेज 2 के अंदर। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज 2 का शिक्षण विधियों को पढ़ना भी आसान हो जाएगा यदि आप लैंग्वेज 1 की सारी शिक्षण विधियों को समझते हैं, शिक्षण विधियों के प्रिंसिपल्स को समझते हैं, उसके तरीकों को समझते हैं। एंड इफ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द नीड ऑफ अ टीचिंग मेथड, किसी भी टीचिंग मेथड की जरूरत क्या है, तो आप आसानी से शिक्षण विधियों को पढ़ सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, उन पर आधारित प्रश्न कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए लैंग्वेज इंग्लिश में कि लैंग्वेज इंग्लिश में परिभाषाएं जो है वो ना के बराबर पूछी जाती हैं। इसका ठेका केवल साइकोलॉजी ने लिया है दोस्तों। साइकोलॉजी आस्क यू सो मैनी डेफिनेशंस दैट यू ऑलरेडी नो। अंग्रेजी आपसे बहुत कम पूछती है इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? टीचिंग मेथड्स पर। टीचिंग मेथड्स पर जाने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि भाई लैंग्वेज जो है वो क्या होती है। क्योंकि हम शिक्षण विधियां बात कर रहे हैं किसकी? लैंग्वेज की। देखो, आप हिंदी में जाएंगे, आप इंग्लिश में आएंगे, दोनों जगह पर आपको काफ़ी सारी शिक्षण विधियां जो है वो सिमिलर मिलेंगी। पढ़ाते वक्त मैं आपको सिमिलर जितनी भी हैं वो चीज़ें आपको बताता हुआ जाऊंगा कि हिंदी में ये ऐसा है, अंग्रेजी में ऐसा है। अगर आप एक जगह पर किसी एक भाषा की शिक्षण विधियों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते और समझ लेते हैं, दूसरी भाषा की ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। क्यों? बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस। क्योंकि लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, केवल अंतर किसका आएगा? एक विदेशी भाषा और एक मातृभाषा का। तो कुछ जगह पर परिवर्तन है, लेकिन अधिकतर चीजें समान ही आपको मिलेंगी। लेकिन उनसे पहले हम बात करते हैं कि भाई लैंग्वेज होती क्या है, लैंग्वेज बनाई कैसे गई, लैंग्वेज की खास बातें क्या होती है। यहां से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, लेकिन दिस नो प्लॉट्स, ये प्लॉटिंग करता है आपके लिए, बेसिक तैयार करता है। ये एक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड इन हिंदी, कि हमारे लिए एक आधार तैयार कर रहा है। ठीक है, लैंग्वेज क्या होता है? तो देखिए, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ मीडियम, ये एक माध्यम है। ठीक है, लैंग्वेज जो है वो क्या है? इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन।
ये कम्युनिकेशन करने का मतलब बातचीत करने का एक तरीका होता है, माध्यम होता है, जिसके द्वारा कोई भी एक्सप्रेस कर सकता है अपने विचारों को, आइडियाज को, फीलिंग्स को। मान लीजिए कि मैं अगर कुछ भी फील कर रहा हूं, अपने विचार कुछ भी रखना है, चाहे सकारात्मक है, नकारात्मक है, किसी भी प्रकार के विचार हैं, तो जैसे अभी मैं आपके सामने मेरे विचार रख रहा हूं शिक्षण विधियों को लेकर के, तो मैं किसी न किसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है, वो हमारी मातृभाषा हो, विदेशी भाषा हो या हमारी राजभाषा हो, कोई भी भाषा है, लेकिन आई एम यूजिंग अ लैंग्वेज विद यू। मैं एक लैंग्वेज का आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। अगर ये लैंग्वेज नहीं होती तो फिर हम क्या करते, हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग नहीं बोल पाते हैं और सुन पाते हैं, उनके लिए भी एक लैंग्वेज बनाई गई, इशारों की भाषा, समझ गए। तो एवरीवेयर देयर इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज कोई एक दिन में नहीं बनी। ऐसा नहीं था कि जब ऊपर वाले ने किसी को भेजा, तू भारत में जा रहा है, ये ले हिंदी की किताब, तू अमेरिका में जा रहा है, ये ले अंग्रेजी की किताब, तू चाइना में जा रहा है, ये ले चिंग पोंग पुंग को किताब। नो, उसने ऐसा नहीं किया। तो फिर भाषा बनी कैसे? देखिए, हमारे को जब पैदा हुए, इंसान जब पैदा हुआ तो सबसे पहले उसने सिंबल्स बनाने के प्रयास किए। पहले छोटे छोटे शब्द बने। अगर कोई व्यक्ति कहीं दूर खड़ा है और किसी इधर वाले व्यक्ति ने उसको आवाज लगा दी ए, और उसने पलटकर देख लिया, तो ए नाम का जो आपका संबोधन था वो बना दिया गया किसी को बुलाने के लिए। आप समझ रहे? तो सबसे पहले संबोधन शब्द बने। ऐसा नहीं था कि सबसे पहले व्याकरण बनी हो, कि संज्ञा दे दी हो, या ऊपर वाले ने किताब भेजी है साथ में कि लो व्याकरण पढ़ना पड़ेगा जाकर के, अंग्रेजी में टेंस नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा तुमको। इट वॉज नॉट सो। जो साहित्यकार हुए हैं पुराने, हमारे अंग्रेजी के या हिंदी के किसी भी भाषा में जाएं, उन्होंने नए नए शब्द बनाए हैं और उन शब्दों को बना करके उन्होंने पहली बार प्रयोग में लिया है। ये सब आप पढ़ सकते हैं कहाँ पर? किसी भी शब्द का एटमोलॉजी, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एटमोलॉजी। किसी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आप कभी भी सर्च करिए नेट पर एटमोलॉजी ऑफ XYZ वर्ड, वो आपको बताएगा कि वर्ड आया कहाँ से, बना कैसे, ये शब्द पहली बार कहाँ प्रयोग में लिया गया। ठीक है, सो लैंग्वेज बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही है, तब जाकर के लैंग्वेज बनी है। और आज भी लैंग्वेजेस के अंदर चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं समय के अनुसार, समाज के अनुसार। तो लैंग्वेज जो है वो एक माध्यम है, मीडियम है किसका, कम्युनिकेट करने का, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को, आइडियाज को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। कुछ खास बातें क्या होती है लैंग्वेज की? देखो, लैंग्वेज जो है वो बेस्ड होती है किन किन पर? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये चार एस्पेक्ट हैं, चार भाषा के आप तरीके कह लीजिए कि आप किस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो आप सुनकर के अभिव्यक्त होते हैं, बोल कर के होंगे, पढ़ कर के होते हैं और लिख कर के होते हैं। तो हर भाषा के ये चार एस्पेक्ट हैं। देखिए, भाषा और बोली ये दोनों में अंतर होता है। भाषा को आप लिख, बोल, पढ़ सब कुछ सकते हैं, लेकिन जो बोली होती है वो केवल बोली जाती है, वो लिखी नहीं जाती है। ठीक है, ये डिफरेंस है। लैंग्वेज इज अ सोशल एक्ट एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। भाषा जो है वो एक सामाजिक क्रिया है और उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। उद्देश्य मतलब भाषा का उद्देश्य क्या है? आप अपने विचारों को सामने वाले को क्या करना चाहते हैं? अभिव्यक्त करना चाहते हैं, यह आपका उद्देश्य हो गया। और किनके साथ अभिव्यक्त करेंगे? समाज के साथ में, आपके साथ में जितने लोग हैं उनके साथ में। सो लैंग्वेज इज व्हाट? अ सोशल एक्ट एंड अ पर्पसफुल एक्टिविटी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, फिर इन्हें नोट कर लीजिएगा, ये आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। अदरवाइज वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू अ PDF ऑफ दीज ऑल थिंग्स। और बात करें यदि लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड हैबिट। मानव की आदतें, मानव की क्रियाओं का सेट है, समूह है, जिनके द्वारा कोई भी व्यक्तिगत रूप से अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को और आइडियाज को क्या करता है? एक्सप्रेस का मतलब होता है अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करता है। तो समूह है ये। मेरी कोई आदत है, मेरी कोई एक्सप्रेशन है, या मैं कोई अपनी फीलिंग्स को बताना चाहता हूं, तो उन सबके समूह को दर्शाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। लैंग्वेज इज इवॉल्व थ्रू लॉन्ग पीरियड एंड प्रोसेस। लैंग्वेज जो है लंबे से प्रक्रिया और लंबे समय के द्वारा बनाई गई है, लंबे समय से इसके अंदर बदलाव चलते आ रहे हैं। आज भी लैंग्वेज इंग्लिश अपने अंदर परिवर्तन करती है।
हर साल जो इसका डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड, उस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर साल दुनिया के जो दूसरी भाषाओं के शब्द जो उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में बहुत पॉपुलर हो गए, ऑक्सफोर्ड उन्हें अपने में शामिल करता है। आपको याद हो जब हमारे देश में एक पिक्चर बना था, मूवी बना था स्लम डॉग मिलेनियर, उसमें हमारे को एक शब्द मिला था जय हो, दैट वाज अ सॉन्ग जिसके लिए AR रहमान वाज अवॉर्डेड विद ऑस्कर अवार्ड, राइट। तो जय हो जो शब्द था, अब जय हो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, दैट इज जय हो। अंग्रेजी में वो क्या कहेंगे? अंग्रेजी में वो जय हो को क्या कहते हैं? हेल, हेल योर हाइनेस, हेल हिज हाइनेस, हेल हर हाइनेस, हेल, हेल नमस्ते करना जिसको हम कहते हैं हेल। हेल का अर्थ एक तो होता है क्या? नमस्ते करना, और इसी हेल का एक और अर्थ होता है ओले। जो ओले गिरते हैं बारिश में उन्हें भी आप हेल कहते हैं। इट्स हेलिंग आउटसाइड, बाहर ओले गिर रहे हैं, और हेल का मतलब नमस्ते करना भी होता है। तो वो महाराज को क्या कर रहे हैं? नमस्ते कर रहे हैं। आपने मूवी देखी थी मिस्टर इंडिया, उसमें एक जो डॉन रहता है मिस्टर अमरूश पुरी, उनका क्या नाम रहता है? मोगैम्बो। तो वहां उसके सामने जाके क्या कहते हैं? हे मोगैम्बो, हेल मोगैम्बो, इट्स द सेम थिंग। तो वो दुनिया ने देखा, ऑक्सफोर्ड ने देखा कि भारत में हेल की जगह पर किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? जय हो शब्द का। तो उसने जय हो को उठा के अपना डिक्शनरी में स्थान दे दिया। वहां पर पायजामा का एक ही स्टाइल होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जगह के आधार पर पायजामा का स्टाइल बदल जाता है। कभी लाइक चूड़ीदार पायजामा हो गया, कभी पठानी पजामा हो रहा है, कभी दूसरे प्रकार का, कभी पटियाले प्रकार का, कभी कुछ तरह का। तो अब दे डू नॉट हैव वर्ड कॉल्ड चूड़ीदार, तो चूड़ीदार हैज बीन इंक्लूडेड इनटू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ठीक है, हम लोग अच्छा शब्द, हमारी भाषा के अंदर अच्छा शब्द को कितना प्रयोग में लेते हैं, तो वो अच्छा शब्द इंक्लूड कर लिया गया किसमें? इंग्लिश डिक्शनरी में। तो लैंग्वेज क्या हो रही है? लैंग्वेज बदल रही है। ऐसा नहीं है कि वो केवल इंडियन शब्दों को ही इंक्लूड कर रहे हैं, दे इंक्लूड वर्ड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया से शब्दों को चुनते हैं। जो किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, वो वर्ड को उठा के इंग्लिश अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। सो दैट इज व्हाट लैंग्वेज जो है वो क्या हो रही है? एक लॉन्ग पीरियड से चल रही है और प्रोसेस से चल रही है, एंड दैट प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यूअस। और वो प्रोसेस अभी तक चल रहा है दोस्तों, वो रुका नहीं है। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है वो बहुत लंबे समय से बनी आ रही है। लैंग्वेज के अंदर बहुत लोगों का योगदान है, किसी एक व्यक्ति ने लैंग्वेज को कभी भी नहीं बनाया है। देखो, मेरे एक मित्र हैं, उनके साथ मैं बैठा था, एक डिस्कशन हम लोग करने लगे। वो कहता है भगवान नहीं है, ही इज थीस्ट, वो आस्तिक है। लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे डिस्कशन में कहता है अगर भगवान है तो फिर इतनी सारी भाषाएं क्यों हैं? सबकी एक भाषा क्यों नहीं है? भाई भगवान के बच्चे हैं हम सब, सबको एक लैंग्वेज दे देता। देन व्हाट डिड आई से कि भगवान ने हर एक व्यक्ति को कोई भी भाषा नहीं दी। भगवान ने कोई भाषा किसी को देके भेजा ही नहीं है। ये भाषा जो है ये लोगों ने बनाई है। सिंबल, संबोधन सबसे पहले बने, फिर उसके मुंह से जो शब्द निकल गया वो शब्द जो था वो उसके अंदर इंक्लूड करते गए। हमारे यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ, उसने सबसे पहले माँ माँ किया तो माँ वर्ड मदर के लिए निकल गया, और वहां पर जो बच्चे रहे होंगे उन्होंने मदा वर्ड बोला होगा तो मदर वर्ड माँ के लिए बन गया। इट वॉज नॉट प्री डिफाइंड एंड गिवन टू अस बाय गॉड, या एक ऐसा डिक्शनरी भगवान ने हमको दे रखा है पहले से, या हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, जो एडम एंड ईव पहली बार दुनिया में उतरे थे, तो वो तो एडम एंड ईव पूरी दुनिया में एक ही उतरे। ऐसा थोड़ी था इंडिया के लिए एडम एंड ईव अलग था, इंग्लैंड के लिए अलग था, और दूसरी कंट्रीज के लिए अलग था। ठीक है, जिसे आप मनु, और मैं नाम बोल रहा हूँ, ईव को क्या कहा गया है? आदम और हवा भी उन्हें कहा गया, अगर आप थोड़ा सा जानते हो तो इट इज़ नॉट, वी कैन से, अगर हम साइंटिफिकली बात करते हैं तो लैंग्वेज जो है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाई गई है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिस पर आज भी लोग काम करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, लैंग्वेज इज लिविंग एंड डायनामिक, गतिशील है, जीवित है। कोई भी भाषा अगर वो गतिशील है और जीवित है तो वो प्रगति करती है, और यदि कोई भाषा जीवित नहीं है, गति नहीं कर रही है, इसका मतलब जीवित नहीं है, तो वह मर जाती है। एक छोटी सी चीज़ हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारी लैंग्वेज संस्कृत जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में मानी जाती है, और ऐसा कहते हैं हम कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। लेकिन संस्कृत क्या इतनी प्रगति कर पा रही है? क्या संस्कृत भाषा अब तक भी दुनिया में अगर टिकी हुई है तो केवल पुस्तकों में? कहीं ऐसा है जो संस्कृत ही बोला जा रहा हो? जैसे आज बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इंग्लिश ही बोल रही हैं, बहुत सारे राज्य हैं जो हिंदी ही बोल रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे कोई राज्य हैं जो केवल संस्कृत का ही उच्चारण कर रहे हैं? भाषा के लिए मीडियम जो उन्होंने बनाया संस्कृत हो? नो, क्योंकि संस्कृत रिजिड रही। संस्कृत क्या थी? कठोर थी, रिजिड थी। उसने दूसरी भाषाओं को अपने अंदर समावेश नहीं करने दिया, और इसलिए वो लिविंग नहीं बन पाई, वो गति नहीं कर पाई।
इंग्लिश क्यों चल रहा है अभी तक भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड? अगर लैंग्वेज इंग्लिश टिका हुआ है तो उसके पीछे एक ही रीजन है दोस्तों, कि जिस भी देश में गया उस देश के सबसे कॉमन वर्ड, सबसे कॉमन उस लैंग्वेज के वर्ड को इसने अपने अंदर इंक्लूड कर लिया, और इसी वजह से ये लैंग्वेज क्या रही? जीवित रही, गतिशील रही। तो किसी भी भाषा का चलते रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। हिंदी को जाकर के देखिए, हिंदी ने भी अपने अंदर बहुत सारे शब्दों को इस्तेमाल किया, जैसे रेलगाड़ी का ही आप उदाहरण ले लीजिए, तो रेल और गाड़ी, जिसमें रेल शब्द जो है दोस्तों वो आपका अंग्रेजी शब्द और गाड़ी हिंदी शब्द है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हिंदी ने तत्सम तद्भव, ऐसा कुछ पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, जो आप लोगों ने हिंदी में देखा है उसने दूसरी भाषाओं से उठा रखे हैं। अंग्रेजी के अंदर जापानीज लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज के कुछ ना कुछ वर्ड है। इवन कुछ विदेशी भाषा के शब्द जो हैं वो हमारे संविधान ने भी स्वीकृत किए हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं, ये सब भाषा के बारे में मैंने आपको बात बताई कि भाषा क्या है और भाषा चलती कैसे है, भाषा के कुछ खास बातें क्या है। यहां से रीट कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये बातें याद रखने से, ये बातों को समझने से हमारे को शिक्षण विधियों को समझने में आसानी होती है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं, हमसे लोग कहते हैं कि भाई अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। अब अंग्रेजी छोड़ गए तो भाई अंग्रेजी टिकी क्यों? अंग्रेजों ने तो नहीं कहा था कि तुम्हारी हम जा रहे हैं लेकिन अंग्रेजी को यहीं रखो तुम, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा था। आप चाहते, अगर आप में दम होता तो हम हिंदी भाषा को जो है वो हमारी सर्वोपरि लैंग्वेज बना लेते, पूरे देश के अंदर हम उसे लागू कर लेते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उसके पीछे भी कारण है दोस्तों। वो कारण क्या है उस पर नजर डालो। मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन इंडिया। अंग्रेजी भारत में आई कहाँ से? पहले तो अंग्रेजी नहीं चलता था। अंग्रेजी भारत में आई कहाँ से? अंग्रेजों के साथ में अंग्रेजी आई। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज हमारे देश में व्यापार की दृष्टि से आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हम पर राज करना शुरू कर दिया, हम लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे अंग्रेजों का आधिपत्य बढ़ता जा रहा था, उन्होंने क्या करा, इनिशियली हमारी स्कूल्स के अंदर इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेजेस को कंपलसरी कर दिया। इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज को कंपलसरी क्यों किया? क्योंकि उनके वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हुआ करते थे वो साधारणतः भारतीय ही होते थे, और उनको इंस्ट्रक्शन देना, गो ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, गिव मी दैट पेन, कॉल हिम फॉर मी, तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन वो दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन वो अंग्रेजी में दिया करते थे। तो उन्होंने ये कहा कि क्यों ना इन चीज़ों को स्कूल में बच्चों की इंक्लूड कर दिया जाए, ताकि ये बच्चे जब बड़े हों थोड़ा सा तो हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझ पाए। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज प्राइमरी स्कूल्स तक उसको कंपलसरी करा। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, हायर एजुकेशन के अंदर भी इंग्लिश को डाल दिया। क्यों डाल दिया दोस्तों? उसके पीछे भी कारण था, बिकॉज दोज पीपल वांटेड कि हम उनके बारे में पढ़ें, हम अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ें, हम हमारे लोगों के बारे में ना पढ़ें। हम ये जाने कि अंग्रेज़ कितने महान थे, हम ये जाने कि उनके साहित्य क्या है, वो कैसा लिखते हैं, उनके वहाँ कितने आविष्कार हो रहे हैं, वहाँ कितने बड़े लोग हैं, ये सब जानकारी अंग्रेज़ चाहते थे हमारे अंदर ठूंसना। और इसीलिए अंग्रेजों ने हायर एजुकेशन के अंदर भी इंग्लिश को क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया। फिर एक समय ऐसा आया जब वो स्वर्णिम दिन हम लोगों ने देखा, हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे सामने समस्या क्या थी कि हमारे पास में पहले प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र हमारे होता था, लेकिन अब हम जा रहे थे किसमें, डेमोक्रेसी में। अब डेमोक्रेसी के लिए जो रूल्स चाहिए वो हमारे पास थे नहीं, तो हमने बेस बना लिया कि से ब्रिटेन को, वहाँ की व्यवस्था को लिया, फिर कुछ और दूसरे देशों से भी, बहुत सारी जगहों से हम लोगों ने नियम कानून को उठाए। यू मे हैव लर्न दोज ऑल थिंग्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वहाँ सबसे उठाया हम लोगों ने, तो वो चीज़ें हमें किस में मिल रही थी, अंग्रेजी में। हमारे यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था थी उसका तरीका बिल्कुल अलग था, अंग्रेज़ों की न्याय व्यवस्था का तरीका बिल्कुल अलग था। अंग्रेज़ी, अगर आप इंग्लैंड से पढ़कर वकालत आते तो आपको बैरिस्टर कहा जाता था, हमारे यहाँ वकील बैरिस्टर नाम की चीज़ नहीं होती थी। दो अगर तकलीफ होने वाले लोग हैं, राजा के पास जाते हैं, राजा उनका निर्णय करते हैं, दैट्स ऑल, फिनिश, द स्टोरी इज फिनिश्ड। बट हियर वी हैड अ न्यू सिस्टम, न्यू रूल्स, न्यू रेगुलेशंस। वो किस में पाए हम लोगों ने, अंग्रेज़ी में पाए। एक और हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये हुई दोस्तों कि हमारे देश में भाषा की विविधता बहुत थी। Diversity in language we are finding, and because of that diversity, because we wanted a language that can play a role of a bridge, जो कि एक पुल का काम कर सके सभी राज्यों के बीच में, हम लोगों ने ये गलती करी। मेरा ऐसा मानना है, हमने ये गलती करी कि हमने हिंदी भाषा को वो ब्रिज नहीं बनाया, हम लोगों ने अंग्रेजी भाषा को वो ब्रिज बना दिया, ठीक है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे नेताओं के सामने ये सबसे बड़ी समस्या थी कि अंग्रेजी का क्या करें, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। सरकारें इसी में काम करती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसी में काम करता है, हमारे रूल्स इसी में लिखे हुए हैं, एंड डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन फ्रंट ऑफ देम।
तो व्हाट दे डिड, एक काम करते हैं, अंग्रेजी को 15 साल के लिए किराए ले लेते हैं, लीज पर ले लेते हैं, धीरे 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 इंग्लिश के इफेक्ट को हम कम करते जाएंगे, हिंदी को बढ़ा लेंगे। दैट वाज देयर थिंकिंग। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं, इन इंडिया इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स विद द अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1950 इंग्लिश वाज लीज्ड फॉर 15 years एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब उन्होंने किराए पर तो ले लिया, 1965 में 15 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन 1963 में जब हमारी पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ, भाई अब क्या करना है बोलो, 15 साल हो रहे हैं, अंग्रेजी को हटा दे क्या? सो दे ऑल सेड नो भैया, अंग्रेजी के बिना तो काम ही नहीं चल रहा है, आप इसे हटा देंगे तो हम काम कैसे करेंगे? देन दे डिसाइडेड व्हाट, इन 1963 उन लोगों ने एक पार्लियामेंट में बिल पास किया, डिक्लेयर कर दिया इंग्लिश को किस तरह से एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज टिल व्हाट, इनफाइनाइट पीरियड। मतलब कि हमारे देश में अंग्रेजी अनंत काल के लिए एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, अब वो विदेशी भाषा नहीं रही। ठीक है, इंग्लिश, अगर आपको ये प्रश्न आ जाता है कि अंग्रेजी भारत में किस तरह से पढ़ाई जाती है, क्या यह फॉरेन लैंग्वेज की तरह पढ़ाई जाती है या इसे आप सेकंड लैंग्वेज की तरह पढ़ाते हैं, तो पहले ये फॉरेन हुआ करती थी, लेकिन अब ये भाषा हमारी क्या बन गई है, सेकंड। और याद रखिए, संस्कृता जो कि हमारी जननी है सभी भाषाओं की, वो क्या बन गई दोस्तों, थर्ड लैंग्वेज बन गई। फर्स्ट इज हिंदी या व्हाटएवर द मदर टंग यू हैव, ठीक है, वो बन जाता है हमारा फर्स्ट लैंग्वेज। सेकंड हमने किसको बना दिया, इंग्लिश लैंग्वेज को, और थर्ड दोस्तों हमारी क्या बन जाती है, संस्कृत। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश केवल इसी वजह से टिक गया कि भी पार्लियामेंट ने ऐसा करा, लेकिन पार्लियामेंट ने ऐसा किया क्यों, उसके पीछे भी कारण है। देखिए क्या कारण है, नाड़ो इधर, लेट्स सी। At present, English is playing very important role in Indian phenomenon. भारतीय दृष्टि में, भारतीय घटनाक्रम में अंग्रेजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कैसे कर रहा है ये देखो, इट इज की टू द नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ी तकलीफ ये हुई कि हम जब बात करते हैं विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का, तो जितने भी आविष्कार हैं वो सभी अधिकतर कहाँ हुए, यूरोप में हुए। मनोविज्ञान जो आप सभी विषय पढ़ते हैं, आपको जानकारी के लिए बता दूं, मनोविज्ञान हिंदी में लिखा ही नहीं गया था। आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो सब अनुवादित किताबें हैं। एक्चुअल रियल जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो इंग्लिश में ही है। और इसलिए आज भी आप एक और चीज़ देखिए, अगर आप साइकोलॉजी को इंग्लिश में पढ़ते हैं, थोड़ा सा अगर लैंग्वेज इंग्लिश अच्छा है आपका, लैंग्वेज में इंग्लिश में साइकोलॉजी को समझना ज़्यादा आसान है हिंदी के मुकाबले। क्योंकि जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो सेंस को ट्रांसलेट किया जाता है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो होता ही नहीं। तो जितना भी आविष्कार किया गया है, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, वो सब किस में किया गया है, यूरोप में हुआ, और वो सभी किस में था, इंग्लिश में था। और इसलिए हमारे लिए जरूरी हो गया किसको पढ़ना, इंग्लिश को पढ़ना। क्या डॉक्टरी, MBBS हिंदी में होता है? क्या इंजीनियरिंग हिंदी में होता है? नो। आप कितना ही हिंदी मीडियम में पढ़ करके आए हैं, आपको इंजीनियरिंग करना है, MBBS करना है, यू हैव टू ऑप्ट फॉर इंग्लिश। आप इंग्लिश में ही कर सकेंगे, हिंदी में आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे। गेटिंग दिस? तो कारण है दोस्तों क्यों उन्हें इंग्लिश में करना पड़ता है, क्योंकि जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सभी यूरोप में अधिकतर हुए हैं और वे सब अंग्रेजी में मिलते हैं हमें। तो ये एक कारण बहुत बड़ा था कि हम अंग्रेजी को क्यों टिका पाए, या अंग्रेजी क्यों टिकी रही। दूसरी बात, जैसा मैंने आपसे कहा था, तो ये एक इंटरस्टेट कम्युनिकेशन का भी साधन बना, क्योंकि हमारे यहाँ पर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स भी हैं और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स भी हैं। आप सभी जानते हैं उत्तर भारत में बात करेंगे तो ज़्यादातर आपको हिंदी स्टेट्स मिल जाएंगे, लेकिन जब आप दक्षिण भारत में चले जाएं, आप पूर्वी भारत में चले जाएं, तो आपको हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो हैं वो न के बराबर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, वो कहते मिलेंगे न के बराबर। तो क्या एक ही देश के दो राज्य आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे? क्या उनका आपस में कोई व्यापार नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देन हाउ विल दे कम्युनिकेट? मान लीजिए अगर हम राजस्थान वाले जो है वो तमिलनाडु के साथ व्यापार करते हैं, राजस्थान कहते हैं नहीं हम तो हिंदी बोलेंगे, वो कहते हैं नहीं हम तो तमिल बोलेंगे, तेलुगु बोलेंगे, देन हाउ विल दे कम्युनिकेट एंड दे विल डू बिजनेस? ट्रेड कैसे करेंगे वो लोग? तो इन सब के लिए एक लैंग्वेज चाहिए था, एक ऐसी भाषा जो किसका काम करे, दो राज्यों के बीच में वो क्या बन जाए, ब्रिज बन जाए, पुल बन जाए। ठीक है, और वो पुल बनने का काम जो है दोस्तों वो किसने किया? इंग्लिश ने किया। अच्छा, इंग्लिश ने ही क्यों किया, हिंदी ने क्यों नहीं किया? उसके पीछे भी लॉजिक।
व्हाट इज द लॉजिक? क्योंकि अगर हम केवल अपने देश में ही व्यापार करना चाहते तो हम लोग लैंग्वेज हिंदी को अपना ब्रिज बना लेते, लेकिन हमें ग्लोबल होना है, हम देश के बाहर भी व्यापार करना चाहते हैं। और अंग्रेजों ने लगभग पूरी दुनिया पर राज किया था और इसलिए पूरी दुनिया अंग्रेजी जानती थी, क्योंकि जहां अंग्रेज गए राज किया, उन्होंने अंग्रेजी सिखा दी उनको। तो पूरी दुनिया के अंदर लोग अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया हिंदी नहीं जानती। तो अगर मुझे अपने देश के साथ देश के बाहर भी व्यापार करना है, देन आई हैव टू लर्न इंग्लिश। तो स्टेट्स लोगों ने, जो स्टेट के पर्सन थे, उन्होंने सोचा कि भैया आप राज्य में, देश में व्यापार करना है तो हिंदी सीखो, देश के बाहर जाना है तो अंग्रेजी सीखो, और एक लोकल लैंग्वेज है, 3-3 भाषाओं का झमेला क्यों करें? तो इससे बढ़िया ये है एक ऐसा लैंग्वेज को चुन ले जो पूरी दुनिया में चलता है और हमारे देश में भी चल जाए। और वो लैंग्वेज कौन सा बन गया? इंग्लिश। ठीक है। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन, सबसे बड़ी चीज, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार होती है और जो राज्य सरकारें होती हैं, उनके बीच में लैंग्वेज बनी है आपकी कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश, आपके कम्युनिकेट करने का। क्योंकि उसका कारण एक ही था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सभी हिंदी भाषी नहीं है, और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सारी भाषा, कितनी भाषाएं सीखेगी? देश में कितनी भाषाएं चलती हैं? ठीक है, 18-20 भाषाएं तो हमारे नोट पर ही लिखी हुई हैं। वो जो यूनियन गवर्नमेंट बने, बेचारा कितना लैंग्वेज इसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएगा उसको। सो दैट्स व्हाट दे डिड इज कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बात करेंगे इसमें इंग्लिश में, एक कॉमन लैंग्वेज बन गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये सभी किस में चलती हैं? इंग्लिश में चलती हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद, कुछ भी कह लीजिए। और पार्लियामेंट जो है वो आप जानते ही होंगे, संसद होता है। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। आज हमारे राजस्थान में भी यदि हम हाई कोर्ट में कुछ अपील करने जाते हैं तो हमें वहां पर बाहर बैठे हुए लोगों से अनुवाद कराना पड़ेगा हमारा पूरा फाइल। जब तक वो अंग्रेजी में नहीं होगा हाई कोर्ट में सबमिट ही नहीं होता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट केवल इंग्लिश में ही करता है। हमारे शहरों के, राजस्थान के शहरों के जो वकील जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि उनका अंग्रेजी बहुत अच्छा नहीं है, और हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगा, जो अपील होती है, वो सब इंग्लिश में होती है। ठीक है, फिर पार्लियामेंट, संसद के अंदर इंग्लिश क्यों चल रहा है भाई? संसद में इंग्लिश इसलिए चल रहा था क्योंकि सभी राज्यों से लोग वहां के बैठे। अब ट्रांसलेटर्स आ गए हैं, इसलिए वो लोग अपनी भाषा के अंदर प्रयोग करते भी हैं, तो आसानी से लोग जो हैं वो उसको समझ लेते हैं। ठीक है, कि क्योंकि ट्रांसलेट कर दिया जाता है उनकी लैंग्वेज के अंदर। सो लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभा के अंदर भी ये होता है, क्योंकि हर एक जो हमारे देश में, तो चलिए हमारे राज्य की अगर हम बात करते हैं तो लगभग सभी हिंदी जानते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे राज्यों में जाएं तो वहां पर जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति तेलुगु या तमिल बोल रहा है, उनकी भी भाषाएं बदल सकती हैं, उनके टोन बदल जाते हैं कई बार। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या करा? इंग्लिश को ही बना लिया। ठीक है, दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज बनी किसकी? ट्रेड और कॉमर्स की। ट्रेड और कॉमर्स का मतलब जो होता है दोस्तों, वो क्या है? व्यापार। जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था इतनी देर से, व्यापार की भाषा बन गई कौन सी? इंग्लिश, क्योंकि हमें देश के बाहर भी व्यापार करना है। समझ रहे हैं आप? तो ये सब कारण हैं जो बताते हैं कि भाई इंग्लिश क्यों टिक गई। हम लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेजी छोड़ गए, तो अंग्रेजी ऐसे ही नहीं छोड़ गए, हमने अंग्रेजी को एक्सेप्ट किया है। और कैसे एक्सेप्ट किया है, उसके पीछे ये सभी कारण हैं। इन कारणों से हमें अंग्रेजी चाहिए थी। और दूसरी बात, अंग्रेजी ने अपने आप को जीवित रखा, गतिशील रही, जिस भी जगह पर गई वहां के लोगों के वर्ड जो कॉमन थे उनको एक्सेप्ट कर लिया, और यही कारण बना कि लैंग्वेज इंग्लिश जो है दैट बिकेम अ ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये तो मैंने बात करा आप लोगों से अभी तक कि लैंग्वेज इंग्लिश क्यों टिकी है भारत में, या कैसे आई, क्यों रह गई, क्यों नहीं जा पा रही है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे टीचिंग इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव, मतलब कि उद्देश्य पर। भाई बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? जूनियर लेवल की अगर हम बात करते हैं तो उनको अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि रीट जो है वो जूनियर लेवल के बच्चों को पढ़ाता है। सो व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव टू टीच इंग्लिश? अंग्रेजी पढ़ाने के माध्यम से आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हो इंग्लिश में, या इंग्लिश से रिगार्डिंग कौन से डेवलपमेंट आप बच्चे के व्यवहार में चाहते हैं,
व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स टू टीच इंग्लिश इन जूनियर लेवल, उस पर बात करते हैं, क्योंकि आप जूनियर लेवल के शिक्षक बनेंगे, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव्स आपके ध्यान में होने चाहिए। लेकिन उससे पहले ये परिभाषा आप सभी जानते हैं, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक लर्निंग अकर, ठीक है, और लर्निंग होता क्या है, मॉडिफिकेशन और चेंज इन बिहेवियर। साइकोलॉजी भी यही कहती है, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो सीखने के बाद आपके व्यवहार में क्या आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। तो एक्चुअली सिखाना जो है वो और कुछ नहीं है, व्यवहार में परिवर्तन लाने को ही सिखाना कहा गया है। इन द सेम वे एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, सीखना घटित हो, अकर मतलब घटित होना, सीखना घटित हो बच्चे में, और सीखने का मतलब क्या है, बदलाव आना। सीखने का मतलब क्या होता है, बदलाव आना, किसमें, बच्चे के, स्टूडेंट के व्यवहार में, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। सीखने को मेरे हिसाब से आप जानते होंगे अधिगम, है ना, सीखना, लर्निंग इज व्हाट अधिगम। देखो मुझे बहुत ज़्यादा हिंदी के भारी भारी शब्द नहीं आते हैं, जहाँ पर भी मैं आपको हिंदी से हेल्प कर सकूंगा करूंगा, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लैंग्वेज इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझने का प्रयास करें। डू नॉट फॉलो हिंदी, हिंदी इज जस्ट टू क्लियर व्हाट इज लर्निंग, ताकि आप क्लियर हो जाएं, राइट ना। बट मैं अगर हिंदी शब्द बता रहा हूँ तो रटने के लिए नहीं बता रहा हूँ, इसको याद रखिए आप लोग। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला उद्देश्य है कि सीखे बच्चा और सीखने पर उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। अब जूनियर लेवल की बात करें, दो मुख्य ऑब्जेक्टिव होते हैं इंग्लिश पढ़ाने के। पहला क्या है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट, दूसरा क्या है, लिटरेरी डेवलपमेंट। लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, भाषा का विकास जिसको हम कहते हैं, और लिटरेरी डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है, साहित्य का विकास। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट और लिटरेरी डेवलपमेंट, दो तरह का डेवलपमेंट है, भाषा का विकास और साहित्य का विकास। एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जूनियर लेवल, जब आप जूनियर लेवल की बात करते हो, देन विच विल बी योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, आपका दोनों में से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन सा रहेगा। आप बड़ा आसानी से बता सकते हो कि जब आप छोटे बच्चे थे, या छोटे बच्चे जो रहते हैं पहला दूसरा तीसरा पांचवीं तक की कक्षाओं के, आठवीं तक की कक्षाओं के, क्या उनका डेवलपमेंट लैंग्वेज रहता है या लिटरेरी रहता है? क्या उन्हें साहित्य पढ़ाया जाता है? नहीं, उन्हें आप स्टार्टिंग करते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, यू विल बिगिन विद अल्फाबेट, फिर रीडिंग बताएंगे, फिर लिसनिंग पर फोकस कराएंगे, उन्हें राइम्स दी जाती हैं ताकि उनके उच्चारण सुधरें, अंग्रेजी का लय उनके साथ में आए। यू आर नॉट गोइंग टू गिव देम अ स्टोरी टू रीड, आप उन्हें एक कहानी नहीं दे देते पढ़ने के लिए, ले पढ़ इस कहानी को। आप कोई शेक्सपियर उठा के उनको नहीं दे रहे हो कि लो शेक्सपियर को पढ़ो, ये आपको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पढ़ना है, या ये आपको हिंदी के जो कवि हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद जो साहित्यकार हैं उन्हें पढ़ना है। नो, आप उन्हें साहित्य नहीं दे रहे। देखिए, लैंग्वेज का डेवलपमेंट बड़ा आसानी से कनेक्ट करो किसके साथ, अपने साथ में। जब हम छोटे बच्चे होते हैं या हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ 6, 8, 10 महीने का हुआ, हम जाकर के उसके सामने बात करने का प्रयास करते हैं, वो करके करता है, राइट, वो प्रयास कर रहा है बोलने का, लेकिन आप उसके सामने क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? क्या आप उसे बोलते बोल बेटा संज्ञा, बोल बेटा सर्वनाम, काल इतने प्रकार के होते हैं? डू यू टॉक लाइक दिस? नो। आप स्टार्ट करेंगे, बोल बेटा मम्मा, पापा, दूध पिएगा, पानी पिएगा। आप इस तरह के वाक्य उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उसके सामने छोटे छोटे शब्दों को प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चा जब स्कूल जाने को तैयार है, 3, 3.5 साल का जब बच्चा हो जाता है, तो क्या वो बच्चा अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा जो भी उसकी लोकल लैंग्वेज है, क्या वो उस भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा? क्या आप जब छोटे बच्चे थे, या आपके घरों में छोटे बच्चे हैं, 3 साल का बच्चा हो जाता है, ही स्पीक्स लाइक अ ट्रेन, ट्रेन की तरह बोलता है, गतिशील बोलता है, आप भी पीछे रह जाते हो, उस घुड़ो बोल लाइक यार। क्यों? कैसे? क्या आपने उसको व्याकरण सिखाया? क्या आपने उसको साहित्य पढ़ाया? क्या आपने उसको काल पढ़ाया है? क्या संज्ञा सर्वनाम इस तरह की चीजें उसको पढ़ाई गई हैं? उसको डिस्टिंग्विश कराया गया है, संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया कब लगेगी, विशेषण कब लगेगा, क्या ऐसा सब कुछ हुआ है? देन वो कैसे बोल पा रहा है? वो बोल पा रहा है दोस्तों क्योंकि वहां उसकी किसका विकास किया है? अपने भाषा का। और भाषा में सबसे पहले, भाषा जो कोई भी सीखता है वो क्या करता है? लिसनिंग, और फिर क्या करता है? स्पीकिंग।
तो स्कूल जाने से पहले हम किसका विकास कर रहे हैं दोस्तों? हम बात कर रहे हैं भाषा की। साहित्य चला जाए तो रीडिंग और राइटिंग हो जाता है, लेकिन वो हम स्टार्टिंग में नहीं बात करते। वी ऑलवेज टॉक अबाउट लिसनिंग एंड स्पीकिंग। बच्चों को सुनाया जाता है, उनसे बुलवाया जाता है। आप देखिए नर्सरी का बच्चा, केजी का बच्चा, केजी फर्स्ट का बच्चा, जो भी हैं इनिशियल हमारी 3-4 क्लासेस, आप उसको राइम पूछिए फट से बोल देगा, लेकिन उसको बुक में दिखा दो, क्या पढ़ पा रहा है? नो। क्यों? क्योंकि उसकी रीडिंग का डेवलपमेंट नहीं किया गया है, उसके लिसनिंग एबिलिटी और स्पीकिंग एबिलिटी का डेवलपमेंट किया गया है। तो दोस्तों जूनियर लेवल पर जब बात की जाए तो जूनियर लेवल पर हमारा डेवलपमेंट जो है वो क्या है? ड्यूरिंग दिस लेवल द चीफ एम ऑफ इंग्लिश इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा का विकास करना ही मुख्य उद्देश्य होता है जूनियर लेवल पर। याद रखिए, व्हाट इज द चीफ ऑब्जेक्टिव एट जूनियर लेवल इज टू डेवलप लैंग्वेज, नॉट लिटरेरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। मुझे आशा है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। समझना है, रटना नहीं है, और समझने के पीछे लॉजिक मैं आप लोगों को दे रहा हूं। देखिए थॉमसन और वेट जो थे, दो भैया थे, थॉमसन और वेट, उन्होंने क्या कहा? टू एम एट लिटरेचर इज, ये इज है ना, इज टू मिस द वे टू लैंग्वेज, एंड एम एट लैंग्वेज इज टू पेव द वे टू लिटरेचर। मतलब यदि आप लिटरेचर, साहित्य पर अगर आप केंद्रित हैं, आप फोकस करते हैं जूनियर लेवल पर, तो आप क्या कर देंगे? रास्ता भटक जाएंगे भाषा तक जाने का। मिस द वे टू लैंग्वेज। मिस मतलब लड़की वाला मिस नहीं है, चूक जाने वाला ना, ये वो वाला आई मिस यू, इट्स नॉट दैट मिस। ये मिस कौन सा है? चूक जाना। आप हट जाएंगे अपने रास्ते से। कौन से रास्ते से? भाषा सिखाने के। लेकिन यदि आप भाषा की तरफ एम करते हैं तो वो भाषा जो है वो आपको रास्ता बना के, पेव होता है रास्ता, पेवमेंट, पगडंडी, है ना। पेव मतलब क्या होता है? रास्ता। ये टू पेव इन्फिनेटिव की तरह इस्तेमाल किया है। जो फुटपाथ होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेवमेंट कहते हैं। चलने का रास्ता जो आपको किसी भी जगह तक लेकर के जाए। तो इज टू पेव द वे टू लिटरेचर। अगर आप भाषा पर फोकस करते हैं तो ये भाषा जो है रास्ता बना देती है कहां तक जाने का? साहित्य तक जाने का। सो बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने समझाया है कि छोटी कक्षाओं में हमारा एम जो है, चीफ एम, वो लैंग्वेज नहीं है, केवल लैंग्वेज ही है। ठीक है, केवल लैंग्वेज ही आपका ऑब्जेक्टिव होता है, लिटरेचर कभी भी नहीं होगा एट जूनियर लेवल। अब देखिए 4 ऑब्जेक्टिव हैं इंग्लिश के: सिमेंटिक, फोनेटिक, ग्राफिक और फोनेटिक कम ग्राफिक। सिमेंटिक रिलेट करता है किससे? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब आप मानकर चलिए लिसनिंग। LSRW हम कहते हैं ना, कई बार परीक्षा में प्रश्न लिसनिंग की जगह अंडरस्टैंडिंग भी दे दिया जाता है, क्योंकि जब आप सुनेंगे तभी समझेंगे, है ना। तो सिमेंटिक जो है वो रिलेट करता है किससे? अंडरस्टैंडिंग से। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या हो गया? लिसनिंग। फोनेटिक, फोन मतलब साउंड, तो डील्स विद साउंड, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन। फोनेटिक, फोन, ये वर्ड फोनिक है ना, फोन मतलब साउंड, तो ये साउंड को रिप्रेजेंट करता है, स्पेलिंग को करता है, प्रोनाउंसिएशन को करता है। तो पहला उद्देश्य है कि आपके सामने जब भी अंग्रेजी भाषा बोली जा रही है आप उसे समझ पा रहे हैं या नहीं। दूसरी बात क्या हो गई कि आपको जब कहने के लिए बोला जाए कि अंग्रेजी में बोलो, तो क्या आप उसके सही साउंड, स्पेलिंग या उच्चारण पकड़ पा रहे हैं या नहीं। ग्राफिक, ग्राफिया से बना, ग्राफ मतलब होता है लिखना, तो ये देखो रिलेटेड टू राइटिंग, लिखने से संबंधित। क्या कुछ लिखना है तो आप सही तरीके से लिख पा रहे हैं। एंड फोनेटिक कम ग्राफिक, फोनेटिक साउंड, ग्राफिक लिखना, तो लिखे हुए को बोलना, इट्स व्हाट रीडिंग। ठीक है ना। फोनेटिक का मतलब क्या हो गया? फोनेटिक का मतलब होता है साउंड। ग्राफ का मतलब जो है वो क्या होता है? लिखना। तो फोनेटिक कम ग्राफिक का मतलब क्या हो गया? ग्राफिक मतलब होता है लिखा हुआ, और फोन मतलब क्या हो गया? उसको पढ़ना आवाज के साथ में। तो लिखे हुए को पढ़ना मतलब क्या हो गया? रीडिंग। ऑब्वियसली क्योंकि आपकी 4 स्किल होती हैं लैंग्वेज में: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सु, बो, प, ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। वही किसी भी भाषा में जाए, हिंदी में जाए, अंग्रेजी में जाए, संस्कृत में जाए, किसी भी भाषा में जाए, ये 4 चीज़ों का डेवलपमेंट ही आपका मूल उद्देश्य होता है। और अंग्रेजी ने उन्हें जो नाम दिया उसको ध्यान रखना,
4 ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग के कौन से हैं? तो सिमेंटिक है, फोनेटिक है, ग्राफिक है, फोनेटिक कम ग्राफिक है। सिमेंटिक रिलेट करेगा अंडरस्टैंडिंग से, अंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं है, लिसनिंग को ही क्या बनाया है? अंडरस्टैंडिंग। फिर कह रहा हूँ कई बार परीक्षा लिसनिंग की जगह अंडरस्टैंडिंग शब्द दे देती है। आप समझ रहे हो? जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ कि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द राइट सीक्वेंस, ठीक है, कि हमारा जो सही सीक्वेंस है वो कौन सा है। वैसे आप लोगों को जानकारी में होगी, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा दे दिया जाता है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, एक जगह आपको दे दिया अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, एक जगह आपको दे दिया स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, राइटिंग, एक जगह दे दिया लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि लिसनिंग को ही अंडरस्टैंडिंग कहा गया है, ठीक है, ऐसा मैंने जब परीक्षा में मेरे यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनका मैंने टेस्ट लिया था, मैंने ये चीज़ उनको कही थी कि लिसनिंग जो है वो अंडरस्टैंडिंग रखती है। तो बहुत से लोगों ने क्या करा, इस चीज़ पर फोकस कर लिया कि लिसनिंग इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग। अब मैंने उनको कंफ्यूज करने के लिए क्या करा था, LSRW एक तो सही दे दिया, एक मैंने उनको USWR दे दिया, ठीक है। तो जैसे ही बच्चों ने क्या देखा, अंडरस्टैंडिंग यू, और सर ने यू वाला क्वेश्चन दिया होगा, यही जवाब होगा, उन्होंने पूरा सीक्वेंस को चेक नहीं किया और इसको मार्क कर दिया, जबकि मेरा सीक्वेंस ये वाला सही था। और कई बार ऐसा भी करते हैं हम लोग जब टेस्ट लेते हैं तब लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग ऐसा कर दिया और यहाँ यू कर दिया लिसनिंग की जगह। बच्चे क्या देखते हैं, ये LS देखा, राइट लगा दिया। यहाँ पर कहीं पर LS का कॉम्बिनेशन मिल नहीं रहा, गलत, यू पता नहीं क्या है, छोड़ दिया उसको, जबकि यू इज इक्वल टू व्हाट, अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग। समझ रहे हो? याद रखना, इस तरह का कई बार कंफ्यूजन जो है वो दे दिया जाता है। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूं किस चीज पर, लैंग्वेज में कमांड कौन कौन सी हो सकती है और किस तरह की कमांड बच्चे को दी जाती है। कमांड ओवर लैंग्वेज, तो 2 तरह की कमांड है, पैसिव, इसको समझ लेना क्योंकि ये बहुत काम आएगा शिक्षण विधियों में। पैसिव कमांड होती है निष्क्रिय, और एक्टिव कमांड होती है सक्रिय। निष्क्रिय मतलब आप पैसिव, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, दैट इज पैसिव। एक्टिव, यू आर एक्टिव इनफ, ठीक है, यू आर डूइंग समथिंग। तो पैसिव कमांड में किसको कैसे ली जाती है, समझकर, या अंडरस्टैंडिंग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि अंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं है, ये क्या है, लिसनिंग है। तो लिसनिंग और रीडिंग। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, ठीक है। कई बार आप लोग पढ़ते पढ़ते यॉर्निंग भी करने लगते हैं, आप वीडियो को पॉज करके सुसु करने चले जाएंगे, आप वीडियो को पॉज करके कुछ खाने चले जाएंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आप बोर हो रहे हो, क्योंकि केवल सुनना जो है वो आपको क्या कर रहा है, निष्क्रिय बना रहा है। यू आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो लिसनिंग जो है वो क्या बन जाती है, पैसिव कमांड। ऐसा ही रीडिंग, आप कोई किताब पढ़िए, कितनी देर तक पढ़ लोगे? थ्योरी वाले जो बच्चे हैं, रीडिंग करना है, कितनी देर तक कर लेंगे रीडिंग, उसको कितना देर तक रीडिंग कर लोगे? कुछ समय बाद आप बोर होने लगते हो, फिर आप बुक बंद कर दोगे, फिर उसे रख दोगे। तो रीडिंग भी आपका क्या है, एक पैसिव कमांड है, ठीक है। एक्टिव क्या है, स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, बोलने में मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे सोचना पड़ रहा है, क्या बोलूं, कैसे प्रेजेंट करूं। स्पीकिंग, राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, दैट इज एन एक्टिविटी। तो जब आप बोलते हैं, आप लिखते हैं, तब आप बोर कभी नहीं होंगे। अगर अभी आप लोगों को कोई अभ्यास कराया जाए, मैं यहाँ कोई प्रश्न हल कराऊं आप लोगों से, तो आप एक्टिव हो जाएंगे, आपका ब्रेन काम करने लगेगा, यू विल नॉट फील बोर्डम। ये एक्टिव कमांड हो गया। तो बोलना और लिखना एक्टिव कमांड में आएगा, सुनना और पढ़ना पैसिव कमांड में आएगा। फिर कह रहा हूं याद रखना, शिक्षण विधियों में इनसे प्रश्न बन जाते हैं। एक और सबसे बड़ी चीज, इस प्रोसेस को हम एक और क्या कहते हैं, रिसेप्टिव प्रोसेस, जो केवल रिसेप्टिव मतलब होता है ग्रहण करना, आप इसमें केवल ग्रहण कर रहे हैं। ये क्या है, क्रिएटिव, या इसे हम प्रोडक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि यहां आपको कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना पड़ता है, आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो प्रश्न ऐसा बन सकता है कि क्रिएटिव प्रोसेस क्या है, चारों दे दिया जाए या बदल दिया जाए। हमें यहां पर दे दिया जाए स्पीकिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, और नीचे ऑप्शन डी दे दिया जाए दोनों ए और बी, ठीक है। या आपको दे दिया जाए अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, इनमें से कोई नहीं। तो भाई स्पीकिंग जो है वो क्या है, क्रिएटिव प्रोसेस है, प्रोडक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। ऐसी शिक्षण विधि में हमारे पास प्रश्न बनेगा आगे जाकर के कि कौन सी शिक्षण विधि जो है या
इस शिक्षण विधि के अंदर अगर हम फोकस कर रहे हैं रीडिंग पर, तो ये कौन सा प्रोसेस पर फोकस कर रहा है? तो भाई रिसेप्टिव प्रोसेस पर। अगर हम बात करें किसी दूसरी शिक्षण विधि की, वो शिक्षण विधि अगर बोलने पर फोकस कर रही है, तो भाई वो फोकस कर रही है कौन से प्रोसेस पर? क्रिएटिव या प्रोडक्टिव प्रोसेस पर। तो ये आपकी जानकारी में होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जो आज आप लोगों ने डिस्कशन किया दोस्तों, वो 2 प्रश्न लगभग मेरे हिसाब से 2 प्रश्न यहां से बन सकते हैं। आई एम नॉट गिविंग द गारंटी कि बन जाएंगे, मगर 2 प्रश्न आपको यहां बन सकते हैं। लेकिन आपने जितना समझा है वो आगे की शिक्षण विधियों को समझने में पूरी हेल्प आपकी करेगा। केवल समझने का प्रयास करिए, अपने दिमाग की खिड़कियों को खुला रखिए, शिक्षण विधियों को रिलेट करिए, किसी चीज से जोड़ने का प्रयास करिए। आप किसी भी जगह पर चले जाएं पढ़ने के लिए, कितने ही अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स आप ले लें, अगर आप उसको नहीं समझोगे, आप रटने का प्रयास करोगे, तो आई एम सॉरी, टीचिंग मेथड्स में आपके मार्क्स कभी नहीं आ सकते। इफ यू रियली वांट टू गेट 15 आउट ऑफ 15, देन डू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करिए, रटिए मत। आप एक जगह समझिए, हिंदी का भी अपने आप तैयार हो जाएगा। जो कमियां अंग्रेजी की शिक्षण विधियों में है वही हिंदी में है। जो सिद्धांत आप अंग्रेजी के लिए प्रयोग ले रहे हैं वही हिंदी के लिए है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। हमने बात करी है कि लैंग्वेज इंग्लिश जो है भारत में रह के हो गई। मुझे आशा है आप लोगों को इस बात का जवाब जरूर मिला होगा कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी रह गई। तो क्यों रह गई? कारण ये था। जूनियर लेवल पर अंग्रेजी का उद्देश्य याद रखिएगा, केवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट, लिटरेचर डेवलपमेंट नहीं होता है, वो सीनियर और हायर क्लासेस के लिए ही होगा। हम जब बात करते हैं तो हमें 4 उद्देश्य हैं अंग्रेजी के लिए। सिमेंटिक है, ठीक है, ग्राफिक है, फोनेटिक कम ग्राफिक है, और फोनेटिक जो रिलेट करते हैं LSRW को, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग को रिलेट करता है। और उनसे जो कमांड, किसी भी भाषा पर कमांड 2 तरह की होगी, चाहे हिंदी में भी होंगे तो भी यही है, पैसिव कमांड, एक्टिव कमांड। पैसिव क्या है? अंडरस्टैंडिंग मतलब लिसनिंग होता है, रीडिंग। एक्टिव क्या है? स्पीकिंग, राइटिंग होता है। इसे हम क्रिएटिव या प्रोडक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं, एंड दिस इज नोन एज रिसेप्टिव प्रोसेस। ओके, सो आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक द फर्स्ट क्लास ऑफ शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड्स। और अगर अभी तक, सुनिए पूरी बात सुनिए भाई, अगर अभी तक आप लोगों ने शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें। और इफ़ यू रियली वांट टू बाय एंड गेट दिस ऐप दैट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट ऑन 15th of August, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एट आवर सेंटर। टिल देन, हैव अ नाइस डे, हैव अ सेफ स्टडी। थैंक यू सो मच एवरीवन।